हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है आपने, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सीटेट के आज हिंदी सब्जेक्ट की बात होगी और सीडीपी के बहुत सारे जो है वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं और बहुत से ऐसे कन्फ्यूजन हैं जो एग्ज़ाम के टाइम में हमें रह जाते हैं, वो सारे क्लियर हैं लगभग। और अभी भी वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आज हम हिंदी के पहले प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 4 जनवरी 2022 में हुआ था। उस दिन का जो है हिंदी का पेपर है और प्रैक्टिस सेट भी इसे मान सकते हैं आप, क्योंकि प्रैक्टिस ही होगी, प्रीवियस ईयर के साथ प्लस प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। कम समय में ज़्यादा प्रश्न और व्याख्या की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे व्याख्या भी होगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है और जो प्रश्न होने वाले हैं वो टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। जैसा कि एग्ज़ाम के टाइम में हमें 30 क्वेश्चन पूछा जाता है आज सब्जेक्ट रिलेटेड, तो इसी तरह से टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और इनमें आपका स्कोर कितना रहता है, आप कितना सही कर पाते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो से पहली बार अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। आपकी सफलता की मनोकामना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और मैं बता दूं कि आज की क्लास में जो पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न होते हैं वो भी हैं, पूरे टॉप 30 क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे गद्यांश और पद्यांश के साथ। तो इस प्रकार से हमें ये फ़ायदा भी हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से प्रैक्टिस सेट में गद्यांश और पद्यांश को देखना है, किस प्रकार से चीज़ों को समझना है पढ़ते पढ़ते, वो वाली बात हो जाएगी। अब देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि जो प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जिसमें गद्यांश और पद्यांश होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत लेंदी हो जाते हैं। और जब लेंदी हो जाते हैं तो आपको पता है कि अगर आप प्रश्न को पहले से पढ़े रहेंगे तो उसके बाद अगर आप गद्यांश पढ़ते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी ये हो जाएगा कि आपको पता होगा कि किस जो है टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था और मैं किस प्रकार से प्रैक्टिस एग्ज़ाम के टाइम में गद्यांश को पद्यांश को, और चाहे वो इंग्लिश से पैराग्राफ क्यों ना हो, किस प्रकार से हल करती हूँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ। कि जब भी मैं पहले तो जब हिंदी का पेपर मैं करने जाती हूँ उस टाइम में सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ लेती हूँ, जैसा कि आप सभी लोग करते होंगे। लेकिन मैं क्या एक इम्पॉर्टेंट करती हूँ कि वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम के टाइम में बैठते हैं तो वहाँ पे आपको पेन और पेज मिला होता है, दिया जाता है वहाँ पे, और एक्स्ट्रा पेज भी दिया जाता है। अगर आप एक पेज आपका भर गया, एक ही पेज मिलेगा पहली बार, उसके बाद वो भर जाता है तो दूसरा पेज मांगने पर मिल जाता है। तो उस पेज में क्या करती हूँ मैं कि जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो प्रश्न लगता है कि हाँ ये मैं भूल सकती हूँ पैराग्राफ पढ़ते समय, तो मैं उसको नोट डाउन करती हूँ, रफली नोट डाउन कर लेती हूँ। जैसे मैं कैसे करती हूँ नोट डाउन बता दूँ। जैसे पहले गद्यांश पढ़ने से पहले प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किससे है। ठीक है, देश की हीनता और श्रेष्ठता से। ऑप्शंस उतने मन से नहीं पढ़ना है, बस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, तो हीनता और श्रेष्ठता से संबंधित प्रश्न पूछ दिया, देश के सम्मान से प्रश्न पूछ दिया, उसके बाद शिष्ट व्यवहार से प्रश्न पूछा है, श्रेष्ठता से क्या तात्पर्य है, श्रेष्ठता यहाँ होगा, श्रेष्ठता से क्या तात्पर्य है, श्रेष्ठता से संबंधित प्रश्न पूछा। इधर की उधर लगाने का अर्थ है, यानी कि आप मुहावरा एक तरीके से कह सकते हैं, वो प्रश्न पूछ दिया है। ठीक है, अच्छा ये कौन सा आ गया, छठा आ गया, चौथा यहाँ होगा। गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ है किसमें है, ये इस प्रकार का प्रश्न हो गया। लेखक की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यहाँ पे श्रेष्ठता से क्या तात्पर्य है, इधर से उधर लगाने का क्या अर्थ है, प्रत्यय की दृष्टि से। प्रत्यय तो मान लीजिए व्याकरण से संबंधित है तो ये तो पैराग्राफ में होगा नहीं, संस्कृति ये भी व्याकरण से संबंधित है। अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से गद्यांश पढ़ें, और जैसे कि लिख देते हैं हम कि लेखक की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो जब ये हम गद्यांश पढ़ेंगे तो हमें एक आउटलाइन पता हो जाएगा, इसको हम पता कर लेंगे। गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ क्या है, तो असल गड़बड़ जैसे गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ पेज पे आप जल्दी से लिख लेंगे रफली, ताकि आप समझ पाएँ उस टाइम में। ठीक है, और जैसे हमारी देश हीनता और श्रेष्ठता का संबंध, ये रफली लिख लेंगे। देश का सम्मान रफली लिख लेंगे, थोड़ा सा कम टाइम में ही लिखेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ने के बाद और उसको रफली लिखने के बाद पेज पे हम गद्यांश को पढ़ना शुरू करेंगे। अब गद्यांश क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करें, सबसे उचित विकल्प का चयन करना है।
तो देखते हैं गद्यांश क्या दिया गया है। देखिए, हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। यही पहला प्रश्न पूछा था, पहले पैराग्राफ से ही पहला लाइन मिल गया। ठीक है, तो ये आप जान लेंगे। पहले पूरा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे एक पैराग्राफ फिर जाएंगे ऑप्शंस ट्रिक करेंगे, नहीं, पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिर जाती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं यानी कि अच्छा काम करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। इस पैराग्राफ का मेन पॉइंट ये है कि देश की प्रतिष्ठा हमें बरकरार रखनी है, पॉजिटिव है। आगे चलते हैं। दूसरे पैराग्राफ में क्या बातें हो रही हैं कि क्या आप चलती रेलों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बस में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है। देखिए, गड़बड़ से संबंधित प्रश्न पूछा था। इस तरह से जब आप पेज पे नोट डाउन कर लेंगे प्रश्न ना, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि किस गड़बड़ की बात हो रही है। देश के विकास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की गड़बड़ी की बात हो रही है कि क्या हो रही है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। लाइन की गड़बड़ी से प्रश्न पूछा है तो इसको ध्यान से पढ़ना है। यह गड़बड़ है, यह परेशानी है। साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना और किसी और दूसरे देश से करते हैं? यहाँ पे दूसरे देश से करते हैं। अपने देश की तुलना किसी और दूसरे देश से करते हैं। ऐसा नॉर्मली सभी लोग करते हैं कि कौन सा देश अच्छा है, किसने इस बार किसका बजट अच्छा रहा। ऐसा हम सभी लोग करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ और कौन सा देश हीन है। यदि ऐसा आप करते हैं तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि किस प्रकार से देश को प्रतिष्ठित बना सकते हैं, सम्मानित बना सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें ये टॉपिक पे बात हुई है। आगे देखते हैं। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? इधर की उधर या उधर की इधर लगाते हैं? अपने घर, दफ्तर को गली को गंदा रखते हैं? होटल और धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों पे जीनों में, कोनों में पीक थूकते हैं? उत्सव, मेलों में खेलों में ठेलम ठेल करते हैं यानी कि धक्का मुक्की करना? निमंत्रित होने पर, जब आपको बुलाया जाता है कहीं पर, तो निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते और इस तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं। यानी कि शिष्टाचार से संबंधित इसमें पूछा गया है कि अब देखिए, ये ऐसे नॉर्मल प्रश्न तो इससे पूछेगा नहीं, एक आधा प्रश्न पूछेगा जिसमें से 3-4 आपके व्याकरण से संबंधित होंगे, 3-4 पैराग्राफ से संबंधित होंगे। तो देखिए किस प्रकार से प्रश्न है। अब आप जब लिखे रहेंगे पेज पर तो आप इसको क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। रफली लिखना है, फास्ट लिख लेंगे। और आगे क्या पैराग्राफ में है, यदि आपका उत्तर हाँ, अगर आपका उत्तर हाँ, यदि हाँ है कि हाँ आप पीक थूकते हैं और केले के छिलके बाहर फेंकते हैं, गलियों को गंदा करते हैं, यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है। बिल्कुल ही आप सिर्फ बातें कर रहे हैं लेकिन आप वैसा काम नहीं कर रहे हैं और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। तो टोटल आप जान लीजिए कि देश की प्रतिष्ठा और संस्कृति की बात हो रही है और हमें किस प्रकार से अपने देश को आगे लेके जाना है, किस प्रकार से हमारी गलतियों को भी गिनवाया गया है इसमें। तो देखिए क्या है प्रश्न, किस प्रकार के बन रहे हैं। तो क्वेश्चन है, हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किससे जुड़ा है? हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किससे जुड़ा है? पहले पैराग्राफ में पहली लाइन थी, देश की हीनता और श्रेष्ठता से, तो बिल्कुल यही सही होगा पहला ऑप्शन। हमारी हीनता और श्रेष्ठता हमारे देश से जुड़ी हुई है, हमारे देश के हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ी हुई है। जो अभी भी बात हुआ कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे देश का भी नाम रोशन होगा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बुरा काम करेंगे तो हमारे देश की भी बुराई होगी और हीन भावना से देखा जाएगा देश। आगे देखते हैं, देश का सम्मान बढ़ने से क्या आशय है, बढ़ाने से क्या आशय है?
शिष्ट व्यवहार, संस्कृति की सुरक्षा, ईमानदारी, अच्छे दिन की शुरुआत। तो अच्छे दिन नहीं आते हैं, ईमानदारी की बात छोड़िए। पैराग्राफ में जिसकी बात हुई है वो आपका, अगर दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो कहा गया है शिष्ट व्यवहार की बात तो की ही गई है, तो वो देश के सम्मान के लिए नहीं शिष्ट व्यवहार की बात की गई है, बल्कि देश का सम्मान तब होगा जब आप संस्कृति की सुरक्षा करेंगे। लास्ट पैराग्राफ में संस्कृति से जो वर्ड था वो यहीं से संबंधित था। शिष्ट व्यवहार का उदाहरण है वचन न निभाना, निगेटिव है शिष्ट व्यवहार। अभी आप लोगों ने देखा किस प्रकार से पैराग्राफ में दिया था कि आप देरी से पहुंचते हैं, थूकते हैं, पीक थूकते हैं कोनों में, या कहीं पे भी ट्रेनों में, मेलों में, खेलों में धक्का मुक्की करते हैं, ठेलम ठेल करते हैं, ये सब क्या है, शिष्ट व्यवहार के लक्षण नहीं है। तो वचन को नहीं निभाना ये शिष्ट व्यवहार नहीं है। अब शब्दों का प्रयोग करना ये बिल्कुल ही शिष्ट व्यवहार नहीं है। कूड़ा बाहर फेंकना, समय का पाबंद होना। तो देखिए, कूड़ा बाहर फेंकना और समय का पाबंद होना ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है उसकी बात कर ली जाए तो समय का पाबंद होना सबसे बढ़िया है और ये सबसे शिष्ट व्यवहार है। आगे देखिए, श्रेष्ठता, अच्छा तीन है, तीन है, ठीक है, चौथा यहाँ पे है। गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ है। असल गड़बड़ कहाँ है, कमियों को उजागर करना, कि हम अपने देश की कमियों को उजागर करें, जैसे कि हमारा देश ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, ऐसा है, इनकी सरकार है तो ये है वो है, ऐसी बातें होती हैं ना, कमियों को उजागर करना। शिष्ट आचरण करना, तो शिष्ट आचरण करना असल गड़बड़ थोड़ी होगी, हम तो अच्छा व्यवहार करेंगे तो उससे हमारा गड़बड़ थोड़ी होगा। तीसरा ऑप्शन देखें कि दूसरे देशों की जानकारी रखना, दूसरे देशों की जानकारी रखने से गड़बड़ थोड़ी होगा कुछ। केवल निंदा करना, सही व्यवहार न करना, ये सबसे नेगेटिव है और इसमें नेगेटिव से ही प्रश्न लगभग पूछ रहा है, बस नहीं है इसमें। गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ कहाँ है, असल दिक्कत ये है कि हम सिर्फ निंदा करते हैं कि क्यों, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम अपना 100% दें ताकि हमारा देश प्रतिष्ठित हो, है। तो ये सबसे नेगेटिव है। आगे देखते हैं, लेखक की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, देश की श्रेष्ठता एवं प्रतिष्ठता। अपने देश के की दूसरे देशों से तुलना करना ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। शिष्ट व्यवहार की अनदेखी करना, अनदेखी नहीं करना है, शिष्ट व्यवहार अच्छे से करना है। राष्ट्रीय संस्कृति की उपेक्षा करना, उपेक्षा नहीं करनी है, ठीक है। 5 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर होगा वो पहला ही होगा कि देश की श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा के बारे में सबसे ज़्यादा बात हुई है पैराग्राफ में। श्रेष्ठता से क्या तात्पर्य, श्रेष्ठ का है लेकिन ता बना लीजिएगा। श्रेष्ठता से क्या तात्पर्य है, शुद्धता, उत्कृष्टता, स्वीकृति या सम्मान। तो देखिए, सही आंसर की बात करें 6 के, तो 6 का जो सही आंसर वो हो जाएगा, श्रेष्ठता का जो संबंध है वो शुद्धता तो है नहीं, स्वीकृति हम किसी से नहीं ले रहे हैं, सम्मान की बात हो जाती है और उत्कृष्टता की बात हो जाती है। और सबसे सही जो पॉजिटिव इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, उत्कृष्टता से हमारे श्रेष्ठता का तात्पर्य है कि श्रेष्ठ मतलब उत्कृष्ट होना, अपने आप में अनुभवी होना। इधर की उधर लगाने का क्या अर्थ है, बातें बताना, हेरा फेरी करना, चुगली करना, आदान प्रदान करना। 7वें के सही आंसर आई होप आप गेस कर चुके होंगे। हेरा फेरी इधर की उधर सभी लोग करते हैं, गांव में अधिकतर होता है, सब में हर जगह होता है चुगली करना, ठीक है। हम ये तो बहुत ही आसान है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये देखिए पर्यावरण से संबंधित था, जैसे ये चुगली करना वाला हुआ, मुहावरा संबंधित। आगे, प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं, और प्रत्यय हुआ, उपसर्ग हुआ, इनसे प्रश्न बनते हैं और एक अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं। उपसर्ग सभी लोगों को पता है, प्रत्यय भी ये सबसे बेसिक है। चैप्टर यूपी टेट में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सी टेट पे भी एक आध नंबर में इस तरह से पैराग्राफ से संबंधित पूछ लेता है। तो क्या है प्रत्यय, मधुरता, प्रभुता, हीनता और राष्ट्रीय। तो देखिए 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो कितना ईजी था ये भी, है ना, राष्ट्रीय हो जाएगा। देखिए, हीनता, मधुरता, प्रभुता, प्र में उपसर्ग है, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय में देखिए इसको अलग करिए, आप अलग नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं, संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है। ये 8वां था, ये 9वां होना चाहिए था, 7वां कैसे हो गया, ये 9वां क्वेश्चन है। संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है, सस धन कृति, सम योग कृति, संयोग कृति और संयोग कृति। सही आंसर की बात कर ली जाए 9वें की, तो 9वें का जो है सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, समकृति, ठीक है। और ये कौन सी संधि है आपको पता है, ये जो है संधि के जो
3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनमें बहुत से टॉपिक पे बात की जाती है, एक आधा नंबर का हो जाता है, यूपी टेट का होता है, तो इसमें डिटेल में बातें होती, लेकिन फिर भी बात हो जाती है कि ये जब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, तो आपको जो मिलेगा वो ये है कि जब हम ध्यान से देखते हैं इसको, तो ये तो समकृति सही हो गया, और आधा न है, ठीक है। ये आ की म जो है बट कर क्या अन की मात्रा में बदल जा रहा है, ठीक है। ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और विसर्ग संधि के क्या नियम होते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो विसर्ग संधि से और व्यंजन संधि में कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये कन्फ्यूजन जायज़ सी बात है, हो जाती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आगे हम पहले पढ़ लेते हैं क्या है प्रश्न। क्या है, मैंने पहले कहा कि प्रश्न पढ़िए और उसको जो है कि लिख लीजिए, जो पेज आपके पास वहाँ पे रहता है उस पे लिख लीजिए। पद्यांश के अनुसार पत्थर पानी बन सकता है। कवि के अनुसार मनुष्य में गुण किस प्रकार से छिपे हुए होते हैं। आगे दिया है, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, पंक्ति का क्या भाव है। वर्तिका का अर्थ क्या है, देखिए व्याकरण से संबंधित पूछा। रोशनी की विलोम शब्द है, क्या होगा, ये भी व्याकरण से है। पाम उखाड़ना मुहावरे का सही, ये कौशल से संबंधित हो गया, मतलब यहाँ 15 तक था पद्यांश से संबंधित। पहले पद्यांश देखते हैं क्या है। इजी था, जो इजी लगे आपको वो न लिखिए, लेकिन जब आपको ये लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मैं भूल जाऊंगी पढ़ते समय, गद्यांश या पद्यांश पढ़ते समय, तो उसको कॉपी में रफली नोट डाउन कर ले। आगे देखते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में। देखिए बहुत ही आसान है, प्राइमरी स्कूल्स में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पढ़े हैं, 6 to 8 के बीच में। बुक में मंजरी में रहता था, पहले मंजरी रहती थी बुक हिंदी की। टिक सके आदमी के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाम उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये पत्थर पानी कैसे बनता है, पहले ही क्वेश्चन में दिया है। तो मानव जब मेहनत करेगा, परिश्रम के द्वारा पत्थर को पानी बनाया जा सकता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। देखिए वर्तिका का विलोम पूछा था, तो वर्तिका मतलब उजाले से संबंधित है, तो वहाँ पे अंधेरा या जो भी ऑप्शन होगा वहाँ पे वो देख लेंगे हम। पद्यांश के अनुसार पत्थर पानी बन सकता है, कैसे? प्रेम द्वारा, धर्म द्वारा, परिश्रम द्वारा, नीति द्वारा। तो किसी के द्वारा नहीं, परिश्रम द्वारा। अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं। पत्थर को पानी बनाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, कवि के अनुसार मनुष्य में गुण किस प्रकार छिपे रहते हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो, था ना, मेहंदी में जैसे लाली हो, ये वाक्य था। तो पूरब में जैसे सूरज हो, यह है नहीं। प्रकृति में हरियाली हो, सागर में पत्थर हो। 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेहंदी में जैसे लाली छिपी हुई होती है, उसी तरह मनुष्य के गुण मनुष्य में छिपे हुए होते हैं। आगे देखते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, पंक्ति का क्या भाव है। विपत्ति में सहन शक्ति नहीं रखती, ये गलत है, क्योंकि पॉजिटिव है पूरी तरह से ये जो लाइन है। बाधाओं का धैर्य एवं परिश्रम से सामना करते हुए विजयी होना है। विपत्ति में पीठ दिखाकर भागना नहीं है। राह में थककर सो जाएंगे, ऐसा नहीं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। कितना आसान है देखिए। आगे देखते हैं, वर्तिका का अर्थ है, किस प्रकार से पूछा था। सूरवीर, बहादुर, दीपक की बाती, सूरमा। तो 13 वर्तिका से संबंधित था आपकी पंक्ति में। और वर्तिका क्या है, किस प्रकार से है, वन लाइनर में देख लेते हैं कि सूरवीर कहाँ होगा, बहादुर कहाँ होगा, सूरमा कहाँ होगा, दीपक की बाती कैसे संबंधित है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे अगर बैक किया जाए और फिर पढ़ा जाए कि क्या था, कहाँ गया पद्यांश वाला। वर्तिका छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजाली हो। तो ये वर्तिका क्या है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है, सॉरी, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। वर्तिका बीच उजियाली हो, यानी कि क्या होना चाहिए वर्तिका का, यहाँ क्या मतलब, क्या समझाया जा रहा है। देखिए अब 13वां क्वेश्चन आ गया। वहाँ वर्तिका की क्या बात हो रही है कि
उजाले से संबंधित बात, वर्तिका की जैसे बाती हो, ठीक है ना। तो दीपक की बाती की बात हो रही है वर्तिका की। आगे देखते हैं, रोशनी का विलोम क्या होगा, अंधेरा, चमकीला, प्रकाश, रश्मि। तो आपको पता है रोशनी का विलोम अंधेरा होगा। आगे चलते हैं, पाम उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, पैरों पर खड़ा होना, पैरों से ताकत लगाना, ठनक जाना या हिम्मत हारना। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 15 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा, हिम्मत हारना। पाम उखड़ना मुहावरे का अर्थ होगा हिम्मत हार गया। निम्नलिखित में से, यहाँ से देखिए पैडागोगी आपका पूरी तरह से आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है, सही वर्तनी। सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है, लेखन कौशल। जब हम लिखते समय क्या हमें ध्यान देना चाहिए, उच्चतम स्तर क्या हो सकता है, सही वर्तनी, संयुक्ताक्षर लिखना, लेख लिखना, वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये जो है तीसरा ऑप्शन सबसे पहले है कि पहले बच्चा लेख लिखना सीखे, वर्तनी शुद्धियाँ बाद में देख ली जाएंगे, संयुक्ताक्षर लिखना जरूरी है। छ, त्र, स्र, ये संयुक्ताक्षर हैं जो दो शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों से अक्षरों से, माफ़ करिएगा, अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है बच्चा लेख ही लिखना शुरू करे। आगे देखते हैं, आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। पाठ्य सामग्री के हिसाब से मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक। मूर्त मतलब जो दिखाई दे, चित्रों के हिसाब से या जिस भी प्रकार से उसमें बुक में प्रेजेंट किया गया है दिखाई दे और पूरी तरह से विवरण दिया गया है, व्याख्या दी गई है। और विश्लेषणात्मक मतलब उसको किस प्रकार से बच्चों से प्रश्न या वाद विवाद करके पूछा जा सकता है, बातें की जा सकती हैं, वो होना चाहिए। अमूर्त जो दिखाई न दे और विवरणात्मक हो और विश्लेषणात्मक हो। विवरणात्मक मतलब कि अच्छे से व्याख्या किए गए हो, बस उसमें नियम दिए गए हों, अवधारणा दी गई हो, और जैसे आप लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग परिभाषाएं, उस तरह से अवधारणाएं दी गई हों। तो सबसे बेहतर क्या होगा, 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सबसे बेस्ट क्या होगा, आपको पता है पहला आंसर हो जाएगा जो दिखाई भी दे और उसमें व्याख्यात्मक तरीके से प्रश्नों को और उत्तरों को, संदर्भों को बताया गया हो और उसको विश्लेषण, यानी कि उसमें क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, वो विश्लेषणात्मक हो। आगे चलते हैं, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हमेशा पूछा जाने वाला ये टॉपिक है। पियाजे जी चाहे वो सीडीपी में हो या हिंदी में हो, आप देख रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है इनको पढ़ना। साहचर्यजन, सुमेलन, युक्तिजन, सामाजिक। तो देखिए हिंदी में जो है इसकी इंग्लिश आपको नहीं मिलेगी, है कि नहीं। तो इंग्लिश तो आपको मिलेगी नहीं, इसलिए आपको कुछ वर्ड जो टफ हैं उन पे आपका कमांड बना के चलना है कि हाँ ये वर्ड आ जाएंगे तो इसको मैं सर्च करूँ, ढूंढूँ, बुक में समझूँ, क्योंकि किताबों में अच्छे से समझाया गया है। वो अलग बात है कि हमें किताबें पढ़ना अब के समय में पसंद नहीं है ना, लेकिन मैं कहूँगी कि सेल्फ स्टडी करिए और आप ढूंढ के बताइए। 18 के आंसर की बात कर लीजिए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, युक्तिजन्य। लेकिन इसका मतलब क्या है, अर्जन मतलब वो प्रक्रिया, भाषा अर्जन यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें हम अनौपचारिक तरीके से सीखें, घर में ही रहकर या अपने आसपास पड़ोस से किसी चीज़ को सीख रहे हैं बिना नियम कानून के, तो वो अर्जन हो जाता है। एक्विजिशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एक्विजिशन। बहुत सारी बातें होंगी तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपको पता है। लेकिन चॉम्स्की के अनुसार, चॉम्स्की क्या कहते हैं, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। लेकिन पियाजे साहब जी क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि भाषा जो है संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से इसको लिया जा सकता है। वातावरण में हम अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखते हैं, जिसको इन्होंने युक्तिजन्य कहा है। आगे देखते हैं, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसको कैसे मदद कर सकते हैं। उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, देखिए दोनों पॉजिटिव है। उसको गृहकार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर, ये भी पॉजिटिव है। कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। देखिए चारों ऑप्शन ही बेहतर हैं और अच्छे भी हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहतर क्या है, आप जानेंगे कि जब आप सीटीपी में पेडागॉजी, जब भी किसी भी सब्जेक्ट का पेडागॉजी सेशन जब आप पढ़ रहे होते हैं या आप जितनी भी राष्ट्रीय नीतियाँ पढ़े हैं, उसमें हमेशा बताया गया है कि आपको बहुभाषिकता का ध्यान देना है, बहुभाषिकता कक्षा में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करना है। जैसे 20 बच्चे हैं, 20 भाषा बोलते हैं, तो ये आपके लिए दिक्कत नहीं है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है, एक अवसर के रूप में लेना है। वही क्वेश्चन था हिंदी में भी, बस थोड़ा सा घुमा दिया था। आगे देखते हैं,
ट्रांस लैंग्वेजिंग, ट्रांस इंग्लिश हिंदी है लेकिन इंग्लिश दिया है, ट्रांस लैंग्वेज ING जोड़ दिया है, ये कहीं जी रहेगा, ट्रांस लैंग्वेज हो गया। ठीक है, यही पूछा जा रहा है इंग्लिश में, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। पहले कथन पढ़ते हैं, क्या है ट्रांस लैंग्वेज, आप समझ रहे हैं, ट्रांस लैंग्वेज वे लैंग्वेज होती हैं जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, है कि नहीं। जैसे आप हिंदी पढ़ पढ़ के इंग्लिश बोलना सीखते हैं, है ना, वो ट्रांस लैंग्वेज हो गया। तो ट्रांस लैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है। ये भी सही है कि हम आसानी से, लचीला स्वरूप है कि हम आसानी से हिंदी माध्यम के द्वारा दोनों में ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में हम अच्छे से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं चीज़ों को। तो ये एक प्रकार का ट्रांस लैंग्वेज है। दूसरा देखते हैं, ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि बात करना, संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। तो देखिए आपको क्या लग रहा है, अ और ब नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। सही आंसर की बात कर लीजिए, जैसे अ सही है या ब गलत है, अ गलत है, ब सही है, अ और ब दोनों सही है, अ और ब दोनों गलत है। देखिए दोनों गलत है नहीं, दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसमें दोनों बात पे सही बात कही जा रही है कि लचीला स्वरूप हो है एक प्रकार का, जिससे हम नई भाषा सीख सकते हैं अपनी मातृभाषा के द्वारा, ठीक है। और इससे संप्रेषण क्षमता में भी प्रभाव पड़ता है, हम नई भाषा को सीखते हैं दोनों भाषाओं के मध्यांतर से। तो दोनों ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। क्रिया, साहित्य, बाल कविताएं, खिलौने। तो जब आप भाषा सिखा रहे हैं किसी बच्चे को, तो कौन सा इसमें जो ऑप्शन है उसमें आप बच्चों को सिखाना पसंद करेंगे। 21 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो आप जानते हैं भाषा उपागम में अधिगम के लिए उपकरण के रूप में आप जो प्रयोग करेंगे वो दूसरा है साहित्य, ठीक है। क्योंकि साहित्य में ही, हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ते हैं तो आप भाषा पर एक अच्छा जो है प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं, आपको भाषा समझ में आने लगेगी। आगे देखते हैं, कुल भौतिक प्रतिक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है। शिक्षक की, अभिभावक की, परिवार की, विद्यार्थी की। तो जो मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन है। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो भौतिक प्रतिक्रिया है TRT है, TRP, TRP, P से प्रोसेस हो जाएगा प्रतिक्रिया, TR से क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको पता होगा क्योंकि सिलेबस आपने अब तक कंप्लीट ही कर लिया होगा। तो मुख्य भूमिका जो होती है वो शिक्षक की होती है TRP में अगर बात कर ली जाए, कुल भौतिक प्रतिक्रिया में बात कर ली जाए। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है। शुद्ध उच्चारण, अक्षरों को पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, कठिन वाक्यों को पढ़ना। जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हमेशा कहते हैं कि समझ के साथ पढ़ना। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को पढ़ा दिए बस बच्चा रट लिया, उसको समझ के साथ पढ़ाना है। आगे, भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है। पुस्तक की वर्तनी, पुस्तकों में चित्रों का स्थान, विषय वस्तु का चयन, वर्तनी एवं चित्र सज्जा, उत्तम विषय वस्तु। देखिए कभी कभी ये होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में हम बैठते हैं और जो प्रश्न होते हैं वो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन जब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ ये सही होना चाहिए, है कि नहीं। तो इस तरह से भी अगर आप सिचुएशन में हैं तो अपने आप में कंफर्म रहें, कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ ये सही होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं भी ये मानती हूँ कि आप कितनों भी पढ़ लें लेकिन एक आध प्रश्न ऐसे होते हैं, एक आधा प्रश्न जो आपको इस तरह से इस सिचुएशन में डालेंगे कि आपको प्रश्न तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सबसे नेगेटिव पॉइंट मेरे लिए क्या हो जाती थी उस टाइम में जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी कि हिंदी में इंग्लिश तो होती नहीं, ये प्योर हिंदी है तो हिंदी में तो हिंदी ही रहेगी, इंग्लिश होती नहीं थी। तो हिंदी के वर्ड हो जाते हैं जो कुछ टफ हो जाते हैं, इससे हम लोगों का थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, सब प्रैक्टिस पे रहेगा तो अच्छा हो जाएगा। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सबसे सही आंसर जो होगा विषय वस्तु का चयन। जब आप जैसे मान लीजिए कुछ भी चीज़ पढ़ा रहे हैं आप, तो आपने पहले तो किस प्रकार से, किस प्रोसेस से पढ़ाना है वो आपने विषय वस्तु तैयार की होगी कि पहले मान लीजिए स्वर पढ़ाएंगे, पहले वर्णमाला पढ़ाएंगे, स्वर पढ़ाएंगे, व्यंजन पढ़ाएंगे, मात्राएं पढ़ाएंगे, उसके बाद 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले शब्द, इस तरह से पढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये विषय वस्तु का चयन सब जब हम करेंगे तब जाके बच्चे को एक शैक्षिक का अच्छा पक्ष मिलेगा।
आगे देखते हैं। विद्यार्थियों को दिए जा रहे गतिविधियों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है, बातचीत, वार्तालाप विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे? बातचीत करने के लिए। वह एक अभिनेता है। सप्ताहांत पर मैं सुबह डैश जा रहा हूँ, फिर मैं शाम 5 बजे तक डैश वापस आ जाऊँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट ये है। तीसरा चौथा क्या है? अपने मित्र से पूछे कि वह सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों। तो देखिए संप्रेषण जब होगा तो ये बच्चा बताएगा अच्छे से कि क्यों जाना चाहता है, क्यों जाना पसंद है। अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछे जिनका ध्यान दे समूह चर्चा के समय समूह चर्चा के समय रखती या रखते हैं। ठीक है, मतलब जिनके साथ बच्चा रहता है क्लास में, अपने क्लासमेट से पूछे और बिंदु क्या हो कि 2 ऐसे बिंदु दे जिस पे वो अच्छे से, जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट हो, वो टॉपिक समूह चर्चा की बात में कही जाए। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, पहले समझ लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि संप्रेषण यहीं से बढ़ेगा ना। या तो आप बच्चे से पूछे कि आप सप्ताह के अंत में कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों जाना पसंद करेंगे, तो ये पूरी तरह से बच्चा एक विवरण देगा, आपको व्याख्या करेगा कि हाँ मुझे इसलिए यहाँ जाना पसंद है कि हाँ मौसी रहती हैं, पापा जा रहे हैं, या जो भी, या क्यों जाना पसंद है बच्चा बताएगा। तो ये क्या संप्रेषण कौशल को विकसित कर सकता है। और यहाँ पे भी जब 2 बिंदु दे देंगे आप, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि बेटा आप 4 बच्चे हैं और चार बच्चे वृक्ष के बारे में कुछ डिस्कशन करके कुछ अच्छा सा लिख के दिखाइए ना, तो ये समूह चर्चा हो जाएगा। तो इससे संप्रेषण स्किल अच्छी होगी। आगे देखते हैं। इस प्रकार से लेंदी प्रश्न है, आप देख ही रहे हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो विश्वास रखें अपनी मेहनत पर, सब हो जाता है। बस थोड़ा सा ये होता है कि आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। 2 महीने हैं, 2 महीने में आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, डीमोटिवेट मत होइए, पॉजिटिव रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ जब पॉजिटिव रहेंगी तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। देखिए अगला, देखिए स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? सीखना, अर्जन, सुनना और संप्रेषण। देखिए अचेतन प्रक्रिया वो होती है जब हम पूरे दिमाग से काम नहीं करते हैं। अचेतन, अर्धचेतन, अवचेतन की बात सिगमंड फ्रायड जी कहते हैं सीडीपी में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा वो चैप्टर रहता है। लेकिन यहाँ पे बात कर ली जाए अचेतन, यानी कि पूरे दिमाग की ज़रूरत जहाँ न लगती हो। 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जानते हैं कि जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जब आप अर्जन करते हैं, ठीक है, जब आप अर्जन करते हैं यानी कि जब आप अपने वातावरण से सीखते हैं तो आप अचेतन रहते हैं। वो पूरी तरह से नियम कानून से तो बंधा नहीं होता है, औपचारिक अनौपचारिक होता है, औपचारिक तो होता नहीं है। इसलिए आपको पूरे अचेतन मतलब पूरे मन से, चेतन से पढ़ने की वहाँ ज़रूरत नहीं होती, सीखने की ज़रूरत नहीं होती। आप अचेतन की प्रक्रिया में, तो अर्जन को अचेतन प्रक्रिया में रखा जाता है। ये प्लस पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। क्योंकि ये देखने पे ये लगता है कि नहीं अर्जन और चेतन कैसे हो सकता है, चेतन से करेंगे तभी तो चीज़ें सीखेंगे। लेकिन अर्जन नियम कानून से नहीं होता, अनौपचारिक है, इसी वजह से ये अचेतन प्रक्रिया है। आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। आंतरिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण, निजी भाषण, मौन भाषण। देखिए तो निजी भाषण, यहाँ पे निजी भाषण, ठीक है, निजी, नीति नहीं निजी लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे निजी होगा। तो वाइगोत्स्की साहब ये कहते हैं कि जो बच्चे अपने आप से बातें करते हैं तो वहाँ पे वो जो बात करते हैं वो उनका हो जाता है निजी भाषण, वो आंतरिक भाषण नहीं, उसको वो निजी भाषण कहते हैं। और उस प्रकार से बच्चा जटिल से जटिल कार्य को आसानी से प्रभावी ढंग से कर पाता है। और इसी चीज़ को पियाजे जी जो है केंद्रीयकरण, इस तरह से कुछ, हाँ, आत्म केंद्रीय भाषण ऐसे कुछ कहते हैं पियाजे जी। सीडीपी में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी और अच्छी चर्चा की थी। पियाजे के अनुसार भाषा का, अच्छा पियाजे जी भी आ गए हैं, देखिए यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, हाँ आत्म केंद्रित, यही ऑप्शन सही हो जाता है इसमें।
तो पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है। कहाँ से कहाँ तक? निजी से व्यक्तिगत, निजी की बात वाइगोत्स्की जी कहते हैं, निजी से सामाजिक। तो ये भी सही है, लेकिन ये नहीं कहते, पियाजे जी नहीं कहते, ये आपके वाइगोत्स्की जी कहते हैं। ये वाला वाइगोत्स्की सामाजिक और निजी से संबंधित वाइगोत्स्की जी कहते हैं। आत्म केंद्रित से समाजित या सामाजिक से आत्म केंद्रित। तो पियाजे साहब के हिसाब से अगर बातों को सोचा जाए, प्रश्नों को हल किया जाए, तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा कि आत्म केंद्रित। बच्चा अपने आप से बात कर रहा है समाज में घुलने मिलने के लिए, ये चीज़ें हो जाती हैं। जो बच्चा अपने मन में बातें कर रहा होता है, कोई काम कर रहा है और अपने आप से बातें कर रहा होता है। तो 28 कौन सा था? 28 वाला था, देख लिया जाए। 28 क्वेश्चन था, 29 की बात करनी है। ये तो वही है, क्वेश्चन फिर से दोहरा दिया गया है यहाँ पे। तो 29 का देख लिया जाए क्या है। 29 में पूछ रहा है कि कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान ना तो वह दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट कर रही है और ना ही वह दूसरों के नज़रिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है? देखिए, वो बच्ची जो है भ्रष्टाचार पे एक टॉपिक है, उस पर वो अपनी बातों को रख रही है, लेकिन वो उसका नहीं नेगेटिव पहलू किसी से सुनना चाहती है, ना ही पॉजिटिव पहलू खुद से जानना चाहती है। तो वो किस प्रकार के भाषण में शामिल है? आत्म केंद्रित, सामाजिक, व्यक्तिगत और निजी। तो देखिए, पियाजे साहब के भाषण अभी हम लोगों ने बात करी कि निजी भाषण कौन कहता है? बच्चे अपने आप से जब बात कर रहे होते हैं तो ये वाइगोत्स्की जी कहते हैं। और 29 का आप सही आंसर जान ही गए होंगे कि क्या सही हो जाएगा। वो पहला आत्म केंद्रित भाषण कर रही है, ना ही वो किसी से वाद विवाद कर रही है, वो अपने से ही बस मान रही है कि इस प्रकार का ये होना चाहिए। आगे देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? एज अ टीचर अगर आप भाषा सिखा रहे हैं, लैंग्वेज सिखा रहे हैं, लैंग्वेज लर्निंग करा रहे हैं, तो आपको क्या इंपॉर्टेंस, किस प्रकार से आप करवाएंगे? लिखित, वो भी जीन पियाजे साहब के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आपको ये ऑप्शन देखने हैं। लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने में विद्यार्थियों को दें। हाँ, सही है। अधिक से अधिक व्याकरण अभ्यास करने के लिए दें। विद्यार्थियों को पुस्तक से संरचनाओं को याद करने की बात गलत है। विद्यार्थियों को विभिन्न संरचना पर कोई एक प्रदत्त कार्य दे। देखिए, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा प्रोजेक्ट दे बनाने के लिए। बेटा, आज वृक्ष टॉपिक पढ़ाया गया है, तो आज जाइए आप 5 वृक्ष की अलग अलग पत्तियों को पहचान के और उसको चिपका के कॉपी पे लेके आइएगा। ऐसा बहुत बार हम लोगों के साथ भी हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो पहला ऑप्शन सबसे पॉजिटिव रहेगा, हो जाएगा कि लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके से कहे कि वो खुद से ढूंढें, उसको करके सीखना जिसे माना जाता है। तो ये सभी मनोवैज्ञानिक इन चीज़ों को कहते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा आपको पॉजिटिव ही रखेंगे, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप पसंद आए होंगे। और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करें। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। थैंक यू।